नाम की चीज अब धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। इस इंटरनेट ने बाउंड्री कुछ नहीं रखी है। अब तो ट्रेड के लिए भी कोई बाउंड्री कहाँ है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग आज आप करते हैं, जो मर्जी आप चाहिए किसी देश से सामान मंगवाइए। बिल्कुल विदेशी सौदे तो होंगे, विदेशी पैसे की एफडीआई की हमें जरूरत भी है। हालांकि बीजेपी रिटेल एफडीआई के खिलाफ है, जो नतीजा आएगा आगे जाकर के कैसे डिसीजन आते, बट इन्वेस्टमेंट तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। जो कंपनीज हमारे यहाँ से टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से और उन पॉलिसीज की वजह से वापस जा रही थी, वो कम से कम फिर दोबारा से रुख करने लगी है। ये एक इंडिकेटर है उसका। कुछ दिन पहले जापान का डेलीगेशन भी मिला बिल्कुल मोदी जी से इसी सिलसिले में, और लंदन से, और जो ये सारा यूके और यूएसए की जो मीटिंग्स है वो कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित है। हम उसको कहीं राजनीतिक प्रवेश एक अलग है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसका आर्थिक पहलू है वो यही है कि उनको व्यापार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल व्यापार दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से रिटेल में एफडीआई के तो विरोध में नजर आई थी बीजेपी, ऐसे में क्या माना जाए कि अमेरिका की निगाहें सबसे ज्यादा इसी पर थी। वॉलमार्ट अगर आने की बात कर रहा था, ऐसे में बीजेपी का रुख अगर नेगेटिव रहता है तो फिर क्या होगा? रिटेल एफडीआई एक मुद्दा हो सकता है, उसके कई तरीके निकाले जा सकते हैं, उसको कैसे लाया जाए। सिंगल फॉर्मेट में तो आज भी परमिटेड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। होलसेल आज भी परमिटेड है। वॉलमार्ट तो आज से हिंदुस्तान से पहले से है, कैश एंड कैरी पे भारतीय के साथ कर रहा है। ऐसा नहीं है खाली रिटेल एफडीआई में मल्टी ब्रांड के ऊपर एक ऑब्जेक्शन है बीजेपी को। वो उसका क्या फार्मूला उनके माइंड में है, कुछ ना कुछ वो विजन लेके चले हैं। वो नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखाई दिए हैं इस तरह से कि वो एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, एक टारगेट के साथ उन्होंने काम किया और जीत उनके सामने दिखाई दे रही है। अमिताभ जी, लेकिन जो रास्ता है नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर तमाम तरह की समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या हैं, आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी है, और जो भारत में खुद महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, इन समस्याओं से निजात पाना कैसे, कितना कठिन होगा ये, अगर नरेंद्र मोदी के पास मान लो जादुई छड़ी भी है तो भी? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नरेंद्र मोदी ने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 450 सभाएं की, पूरे देश में जा जाके इन्होंने कहा कि 60 साल आपने उनको दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए, मैं ये कर दूंगा। जनता ने कहा कि ठीक है, सारी बातें पिछली भूल जाते हैं, आपके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो भी भूल जाते हैं, स्थिति बड़ी खराब है, इसलिए आपके ऊपर भरोसा करके आपको एक बार अवसर दे देते हैं। और वो भी अवसर इस तरीके से कि आपको कहने को न रह जाए कि हम ये लेकिन रह गया या चूक हो गई। लीजिए आपको पूरा का पूरा बहुमत और आप अब परफॉर्म करके दिखाइए। अब मुझे लगता है कि कहीं से कोई अब केवल और केवल नरेंद्र मोदी की योग्यता पर निर्भर करता है कि वो कैसे डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, और जश्न की तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं, आप अभी टीवी स्क्रीन पर एक साइड पर देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के क्या हालात हैं, वहां पर क्या माहौल है? मेरे साथ हिरेंद्र राठौर जुड़े हैं। हिरेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया कर्मियों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के 2-3 नेता आए थे सुबह में, शोभा ओझा थी और अखिलेश प्रसाद सिंह थे, और उनके अलावा 2-3 नेता और आए थे एक करके, लेकिन वो लोग भी अब इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफा मोदी की हवा चली है तो उसकी हवा में सब बहते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई भी बड़ा नेता फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय में नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ बिल्कुल एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से 2004 और 2009 में यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही थी, वो अब यहाँ की खुशियां हट करके बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई हैं, और यहाँ बिल्कुल कोई नहीं है, खाली खाली नजर आ रहा है। हिरेंद्र, हमने थोड़ी देर पहले राजेश शुक्ला को बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि ये तो महज रुझान है, यानी कि अभी भी हार पचा नहीं पा रहे। देखिए, आधे से ज्यादा नतीजे लगभग आने को हैं अभी तक, और ऐसी बात है कि अब कांग्रेसी नेता इसके अलावा और कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है, और शायद वो अभी आधे मन से स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार को, पूरे मन से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे सवालात का जवाब देना पड़ेगा कि किस वजह से उन्हें हार देखनी पड़ी और क्या है उनकी नीतियां विफल रही हैं, जिस तरीके से मनमानी पिछले 10 साल से चली, और खास तौर पर ये यूपीए 2 के शासन में जैसा कि विरोधी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस के शासन में मनमानी हुई है और जनता के काम नहीं हुए हैं, जनता के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है, तो उन सब का जवाब देना पड़ेगा। काफी जो देश भर से जो रिजल्ट आ रहे हैं, दिग्गज भी हार रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के दिग्गज नेता हारते नजर आ रहे हैं, और आप यूपी का देखिए, यूपी में सबसे ज्यादा
सीट हैं देश भर के राज्यों में। 80 में से केवल 3 सीट पर एक वो नेता हैं जिन्होंने मोदी को कुछ इस तरीके के शब्द कहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं काउंटिंग में फिलहाल। और दूसरी दो जो सीटें हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। इसके अलावा कांग्रेस का एक भी नेता जीतना तो दूर, जीत के आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। कई जगह तो तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गई है कांग्रेस। और यही हालत दिल्ली में भी है। दिल्ली में 7 सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। हर जगह पर आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पे है। और हालांकि बीजेपी अभी तक 6ठा राउंड भी हो गया है कई सीट पर और 7वां भी हो गया है और कई सीट पर अभी तीसरे चौथे तक राउंड पहुंचा है। लेकिन बीजेपी सभी 7 सीट पर आगे चल रही है। और हम ये भी बताना चाहेंगे केवल दक्षिणी दिल्ली ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी का नजदीकी मुकाबला चल रहा है। लगभग 10, 12, 15 हजार का अंतर चल रहा है। बाकी सारी सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों में करीब 50,000 और 40,000 और 1 लाख के अंतर का आंकड़ा चल रहा है। और हीरेंद्र, कहीं कहीं से खबर ये भी आ रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी भड़के हुए हैं राहुल के खिलाफ और खुलकर बोल रहे हैं इनके अगेंस्ट में। क्या आपके सुनने में कुछ आया है वहां पर? देखिए, 2-4 कार्यकर्ता कांग्रेस के आसपास जरूर दिखाई दिए, तो उनका भी इसी तरीके की सोच थी कि जो जिस तरीके के नतीजे फिलहाल आए हैं, राहुल गांधी पार्टी को नहीं संभाल पाए, पार्टी के कामों को संभाल नहीं पाए और उसका खामियाजा आम कार्यकर्ताओं को भी अब फील्ड में भुगतना पड़ेगा। तो उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर के है कि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस रिजल्ट में के मामले में सिमटती जा रही है, उसको लेकर के खासी नाराजगी है कि राहुल गांधी पर इतना भरोसा किया पार्टी ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी। और कार्यकर्ताओं को यही सिखाया गया, यही कहा गया कि वो राहुल गांधी की इमेज बनाए और एक तरीके से राहुल गांधी को सबसे बड़ा मान करके चले कार्यकर्ताओं के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी। तो यही कारण है कि राहुल गांधी का जादू नहीं चल पाया और फेल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। शुक्रिया आपका हीरेंद्र, आप वहां पर नजर बनाए रखेगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी मुखर होकर सामने आ रही है और कुछ कार्यकर्ता दबी जबान में ही सही हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पहले जाग गए होते, अगर पहले इतना इंटरेस्ट दिखाया होता। हालांकि कोशिश बहुत की, नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा रैलियां राहुल गांधी ने ही की है, लेकिन कहीं न कहीं 10 साल के शासन के दौरान जितने भी घोटाले घपले सामने आए हैं, काफी हद तक कांग्रेस के अगेंस्ट जाते हुए तमाम मुद्दे सामने आए हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, 80 के नीचे समटती हुई नजर आ रही है फिलहाल जो रुझान की अगर हम बात करें, और दिग्गज भी हारते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए संभलना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। कैसे सामने आएगी कांग्रेस इस रिजल्ट के साथ, किस तरह से वो क्या इसमें सीख लेगी, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये जो है ये सबसे बड़ा सवाल है। 76 ये जो आंकड़ा आ रहा है ये यूपीए का है वास्तव में। कांग्रेस अपने दम पे शायद 60 वाट के आसपास है और मुझे लगता है कि इतनी 75 की बात वो लोग कर रहे थे कि बुरी से बुरी स्थिति में हम 75 रहेंगे। 60 तक जाने का मतलब है कि बहुत ही डायनेमिक लीडर और कैसे वो उत्साह जगाएंगे और पूरे देश में इसका एक जो एक परिणाम ये हो सकता है वो ये रहेगा कि एक तो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, दूसरा कि कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में आने के बाद कुछ दिन मुझे लगता है कि संगठन पर अपने ध्यान देगी। और संगठन पर ध्यान मुझे लग रहा है 2012 से राहुल गांधी देते आए हैं, तो इसलिए कुछ असर नहीं, तो इसलिए ये भी एक कारण होगा कि जिसकी वजह से सरकार जो है अपने तरीके से जैसा चाहेगी वैसा काम कर सकती है। जी, मेरे साथ अभी अमिताभ जी मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, मेरे साथ अभी अरुण त्रिपाठी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से रिजल्ट आए हैं सामने? नहीं, देखिए, इस परिणाम के 2-3 मायने हैं। एक तो सबसे बड़ा मायने ये है कि 1989 जो है 1989 के बाद से देश में जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी केंद्र में, वो एक उसका अध्याय समाप्त हो गया है। अब देश में एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और अब गठबंधन उसकी मर्जी पर है, वो चाहे तो गठबंधन बनाए चाहे तो ना बनाए, गठबंधन उसकी मजबूरी नहीं है। इसलिए गठबंधन की राजनीति और छोटे छोटे दल जो केंद्र सरकार को अपने ढंग से उससे बार्गेनिंग करते थे, उसको डिक्टेट करते थे और राज्यों की जो प्रतिनिधित्व उनकी आकांक्षाएं दिल्ली में प्रकट होती थी, तो वो अब उस रूप में नहीं होंगी।
भारतीय जनता पार्टी इस बात में जरूर चाहेगी कि वो इन आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए वो तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़े रखे। जैसे कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट अपने तमाम साथियों का गठबंधन बनाए रखती थी, जबकि माकपा को, सीपीएम को पूर्ण बहुमत मिल जाता था। उसको जरूरत जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की, सीपीआई की, आरएसपी की, एसयूसीआई की नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो इन दलों को जोड़ के रखती थी ताकि एक ब्रॉडर कोलिशन बना रहे जो एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला बना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी उस पॉलिटिकल अम्ब्रेला को बनाना चाहेगी। लेकिन एक दूसरी बात जो है इस चुनाव परिणामों के साथ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए 100 साल होने जा रहे हैं लगभग। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने का सपना आज पूरा हो गया। और कांग्रेस क्या सीख ले इस परिणाम से, क्या लग रहा है? हाँ जी, एक लाइन में पूरा कर दूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल की यात्रा में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया है। अब ये देखना है कि वो भगवा जो विचारधारा है, भगवा जो ध्वज है, उसको भारतीय संविधान और भारतीय तिरंगे के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं या उसको संकट में डालते हैं। रही बात कांग्रेस की जो आप पूछ रही हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। 128 साल पुरानी एक पार्टी है और उसका इस तरह से समाप्त होना ये निश्चित तौर पे भारतीय इतिहास की बड़ी परिघटना है और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और उसके भीतर एक गहरा विमर्श होना चाहिए कि वो एक परिवार को केंद्र मान करके चलेगी या वो परिवारवाद से बाहर निकल करके और अपने आप को लोकतांत्रिक बनाएगी। दूसरी चीज ये है कि इतने कम सीटों पर पहुंच जाने के बाद कोई भी पार्टी नेशनल लेवल पर जो बाउंस करने की आकांक्षा रखती है तो उसको बहुत बड़े आंदोलन बहुत मुश्किल पड़ने वाली है कांग्रेस के लिए अगर वो बाउंस बैक होना चाहती है। शुक्रिया आपका अरुण त्रिपाठी जी तमाम बातचीत के लिए। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस खत्म हो गई है या उनका अंतिम दौर चल रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1977 में, जैसा हम तो नहीं उस समय की स्थिति जानते हैं, लेकिन हमने जैसा पढ़ा है और जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 77 में भी इसी तरह का माहौल था और इसी तरीके का मैंडेट मिला था। आप अमिताभ जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन साथ में ये भी देखिए टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं अपनी माताश्री से मिलने के बाद, भीड़ देखिए जरा आप, लोग अगर ये भीड़ नहीं जी। होती तो ये परिणाम हमको क्यों दिखाई पड़ता। तो उस समय भी एक आया था। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती जो है वो ये है, मैंने देखा है कि इस जनादेश के 3 फैक्टर्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं। एक तो जो आरएसएस, अभी आप जो पत्रकार कह रहे थे, आरएसएस का जो कैडर था, हिंदू राष्ट्रवादी मानसिकता के लोग, उनको कहीं न कहीं ये लगा है कि पहली बार हमको पूर्ण बहुमत के साथ अपना एजेंडा, अपनी सरकार लाने में कामयाब हुए। एक तो ये डायमेंशन है। दूसरा, केजरीवाल फेनोमेना जो उभरा, उसके चलते जो एक अराजकता का माहौल, स्थिरता का माहौल बनने लगा था, उससे जो स्टेटस को के लोग हैं वो व्यवस्था से जुड़े हुए, वो कहीं न कहीं घबरा गए थे कि इस फेनोमेना को रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वो एक आया। और तीसरा जो यंग एकदम से जनरेशन उसने दिया। ये 3 कंट्राडिक्टरी स्ट्रीम्स हैं इसमें। और मुझे लगता है कि जब अपनी माता जी से मिल रहे थे नरेंद्र मोदी और जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो मुझे लगता है ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं कि अब जो कुछ भी होना था वो अब कोई मेरे आसपास है ही नहीं, मैं सत्ता भी मैं ही हूँ, अपोजिशन भी मैं ही हूँ, जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। और अब कल को अगर कुछ भी होता है या अगर वो फेल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। अब वो किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल ही नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आरएसएस, और जिस तरह से अरुण त्रिपाठी साहब भी बोल रहे थे कि आरएसएस है उसका शायद पुराना सपना पूरा हुआ है। विनोद रावल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आरएसएस का सपना अगर पूरा हुआ, आरएसएस कह रहा है कि वो सत्ता पर बैठने जा रहा है, बेशक नरेंद्र मोदी की शक्ल में। आरएसएस हालांकि आर्थिक उदारवाद के ज्यादा कोई करीब नहीं रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी का विकास का चेहरा या फिर आरएसएस का रूढ़िवादी चेहरा? नहीं, देखिए, आरएसएस का रूढ़िवादी चेहरा आप पूरा नहीं कह सकते। समय बदला है, वो 100 साल पुरानी हम आज बात कर रहे हैं। 100 साल पुराने जो विचारों के साथ ना तो नरेंद्र मोदी चले हैं, ना उनके साथ चलने वाले चले हैं। आज उनको सपोर्ट किया तो ट्विटर और फेसबुक ने, जी बिल्कुल, जो कभी सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा था कि कभी सोशल मीडिया कभी इतना उभर कर आ जाएगा कि वो सारे मीडिया को एक तरफ छोड़ देगा। और खुद नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्वीट करते हैं, जिस तरह से अपने आप को डिजिटाइजेशन मोड में रखते हैं,
देखिए वो एक पुरानी बातें हैं जिसके साथ हम जीते हैं, हम आज भी उसी के साथ गिन रहे हैं। सवाल ये है आज समय बदला है, जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये आपके सामने कांग्रेस पड़ी है। नहीं, इसका सबसे उचित और सटीक उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी है। समय के साथ बदला, उनकी उम्र को देखिए और उसके साथ टेक्नोलॉजी को देखिए। इस उम्र के लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, तो यंग